हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का एक और लेक्चर देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इस लेक्चर को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 वाज फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। The idea of Constituent Assembly for making the Constitution was first mooted by M.N. Roy in 1934। मतलब कि सबसे पहले जो आपका संविधानिक सभा था जो बनाया था, मतलब कि संविधान को, उसका पहली बार जो आइडिया था, जो विचार था, वो रखा गया था M.N. रॉय के द्वारा इन 1934। Indian National Congress officially demanded the formation of Constituent Assembly in 1935। और जो आपका जो कांग्रेस है, उन्होंने कब डिमांड किया था आपका जो संविधान का मांग के लिए? तो संविधान की मांग के लिए कांग्रेस ने 1935 में डिमांड किया था। द डिमांड वाज एक्सेप्टेड, स्वीकार किया गया इन प्रिंसिपल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। मतलब कि जो संविधान का जो मांग है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था अगस्त ऑफर में, जो कि 1940 में हुआ था। ठीक है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 a constituent assembly was constituted in November 1946 for framing the Indian Constitution। मतलब कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मतलब बनाया गया था नवंबर 1946 को, किस लिए बनाया गया था? ताकि भारतीय संविधान को बनाया जा सके। While the cabinet mission plant rejected the ideas of two constituent assemblies, the provisions made by it more or less satisfied the Muslim League। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब उसकी रचना में क्या क्या चीज़ मतलब आते हैं। तो पहला है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। मतलब कि जो आपका स्ट्रेंथ था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो था 389। 296 सीट्स वेयर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू बी प्रिंसली स्टेट्स। उसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के और 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के। उसके बाद ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जितने भी आपके प्रांत थे और आपका जो राजशाही राज्य थे, वो सभी को सीट किस प्रोपोर्शन में मिलता? वो आपका क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर। सीट्स टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड एमंग द मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स। Voting was to be held by the method of proportional representation by means of single transferable vote। मतलब कि जो आपका वोटिंग था वो होता अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा और एक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। मतलब एक आदमी एक ही वोट कर सकता है और आपका अनुपातित होगा रेशियो के हिसाब से। द मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के जो आपके मेंबर होंगे, वो आपके जो प्रिंसली स्टेट के जो आपके सर्वोच्च मतलब होंगे, हेड होंगे, वही बताएंगे, वही नॉमिनेट करेंगे। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इस प्रकार क्या हुआ कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो मतलब कि आधा तो आपका इलेक्टेड था और आधा आपका नॉमिनेटेड था। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representatives of all sections of Indian society। क्या था कि ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था कि ये सारे बॉडी को, सारे मतलब भारतीय समाज को कवर करता था। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिटीजनशिप में। तो क्या हुआ कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। जो पहला मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो आपके सीनियर मोस्ट मतलब मेंबर थे, इसलिए उनको
अस्थायी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था असेंबली का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया असेंबली का। डॉक्टर बी एन रॉय वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइज़र टू द असेंबली। बी एन रॉय जो थे उनको नियुक्त किया गया था आपका संवैधानिक सलाहकार के रूप में असेंबली का। एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन दिसंबर 30, 1946 विच लेटर बिकेम द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था दिसंबर 13, 1946 को, जो बाद में प्रस्तावना बनकर अपने संविधान में जोड़ा गया। ऑन द 26 November 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली साइंड द डॉक्यूमेंट। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो था आपका डिक्लेयर कर दिया गया और प्रेसिडेंट जो थे असेंबली के उन्होंने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पे। Thus, on 26 November 1946, the Constitution of India was adopted। तो क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है। द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन जो आपका जो संविधान का जो स्थायी तरीके से जो चालू हुआ जो माना गया वो आपका 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। Provisions related to the citizenships election, provisional parliament and temporary provisions became effective from 26 November 1946। क्या था आपका कुछ जो चीज़ थे आपका 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, जैसे कि आपका सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, टेम्पररी प्रोविजंस, सारा कुछ जो था आपका 26 नवंबर 1949 के संविधान में ही आपका जुड़ गया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिटीजनशिप जो है आपका किस आर्टिकल के तहत आता है और आपका जो इलेक्शंस है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन। मतलब कि 24 जनवरी को जो आपका असेंबली था उसका फाइनल सेशन हुआ। इट हैड कंटिन्यूड एज अ provisional parliament from 26 January to 1950 till the formation of new parliament in the May 1952. First draft constitution of India was published in February 1948. It was prepared by Sir B.N. Roy, constitutional advisor to the Constituent Assembly. अब बी आर अम्बेडकर को माना जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगा था, लेकिन उसमें अगर हम लोग बहुत स्पेसिफिक तरीके से देखें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके बाद इट हेल्ड 11 सेशंस कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 डेज। इसमें से टोटल जो आपके सेशंस हुए थे आपका 11 सेशंस हुए थे और आपका जो दिन लगा था 165 दिन लगा था इस 11 सेशंस को कंप्लीट करने में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो है, ऑन जनवरी 22, 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन proposed by Jawaharlal Nehru. The objective resolution contained the fundamental propositions of the Constitution and set forth the political ideas that should guide its deliberations. अब देखते हैं कि जो रिजोल्यूशन था उसमें आपका मेन जो सिद्धांत था वो क्या क्या था। इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक। ठीक है, भारत एक आपका स्वतंत्र रहेगा, सॉवरेन और रिपब्लिक माना जाएगा। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ Eastwhile, British Indian territories, Indian states, and the parts outside British India and Indian states as are willing to be the part of union। मतलब कि भारत जो होगा वो किससे बनेगा, वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी से बनेगा, इंडियन स्टेट से बनेगा और वैसे टेरिटरी जो भारत में रहने को इच्छुक है। उसके बाद टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स and exercise all power except those assigned to or vested in the union. All powers and authority of the sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people। मतलब कि जनता ही आपका स्रोत है आपके संविधान का।
ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ टॉक, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट्स टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफ गार्ड, मतलब जितने भी आपके अल्पसंख्यक हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए एक मतलब कि सेफ्टी गार्ड्स प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड sovereign राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू justice and the law of civilized nations. The land would make full and willing contribution of the promotion of the world peace and welfare of mankind. अब कुछ कमेटी है, कमेटी को देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट कमेटी में पहला ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन हुआ करते थे बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें बाकी और 6 मेंबर थे, मतलब बी आर अम्बेडकर को मिला के 7 मेंबर थे। तो बाकी के 6 मेंबर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय और टी टी कृष्णमाचारी। फ्लैग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन पावर्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के एस वरदाचार्य। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के बी पट्टाभी सीतारमैया। अब आगे का जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, मतलब आगे का जो सेक्शन है। तो अगर लेक्चर अच्छा, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं, ये छोटा सा सेक्शन इसको देख लेते हैं। ये अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर, और कुछ और फंक्शंस थे जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए थे। उसमें पहला था कि जो नेशनल फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, मतलब कि भारत जो था वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया 1949 मई को। और नेशनल एंथम जो कि अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग जो कि अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। चलिए बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे से। चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।